आइए आज के वीडियो में हम जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर चर्चा करेंगे और क्लाइमेटोलॉजी में भी विशेष रूप से जिस चीज पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है ट्राई सेलुलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन ऑफ एयर मास मूवमेंट यानी वायुमंडलीय परिसंचरण का त्रिकोशिकीय देशांतर मॉडल। लेकिन इस टॉपिक पर चर्चा करने का हमारा अहम मुद्दा यह है कि ये मैप आपको दिख रहा होगा जिसमें भारत में आप जब देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं जो है जो 8 डिग्री से शुरू होकर लगभग 37 डिग्री तक जाती हैं। वहीं पर अगर हम विश्व की बात करें तो यहाँ ये है भारत और भारत के समीप आप देखिएगा तुर्की और तुर्की के समीप आप देखिएगा ये यूरोप। यूरोप में जो देशांतर या अक्षांश रेखाएं हैं, जब हम बात करेंगे भारत की और जब हम बात करेंगे यूरोप की, तो जनरली भारत और यूरोप के अक्षांश विस्तार में यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में, लैटिट्यूडनल डिफरेंस में उतना ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर भारत की अक्षांश सीमाएं 37 डिग्री के आसपास, 37 डिग्री नॉर्थ के आसपास समाप्त हो जाती हैं, तो वहीं पर पुर्तगाल या फ्रांस या स्पेन की हम बात करें तो वो 45 से 53 डिग्री के आसपास रहती हैं। अगर हम इसी चीज का अध्ययन करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि 12 से 13 डिग्री का ही डिफरेंस है, 12 से 13 डिग्री का ही अंतर है। लेकिन ऐसी क्या बात होगी कि भारत की जो जलवायु है, जो क्लाइमेटोलॉजी है, वो यूरोप की क्लाइमेटोलॉजी यानी यूरोप की जलवायु से इतनी भिन्न है? इसका जवाब पाने के लिए आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने यह देखा था, भूगोल के अंदर, भूगोल के भौतिक सिद्धांतों के अंदर और खासकर जलवायु विज्ञान के अंदर हमने यह चीज़ ज़रूर से देखा था कि अक्षांश जो है, अक्षांश रेखाएं जो हैं, वो एक कारक है, वो एक घटक है। अगर मैं पूरे ग्लोब पर बात करूं तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं, ये जो अक्षांश है, इनकी जब मैं बात करता हूं तो इनके कारण असर तो जरूर पड़ता है जलवायु विज्ञान पर। कि जैसे सूर्य, मैंने आपको बताया था सूर्य की गर्मी इन पर पड़ती है और जैसे जैसे सूर्य की गर्मी इन पर लंबवत पड़ती है 0 डिग्री के आसपास यानी भूमध्य रेखा के आसपास, तो जो लैटिट्यूड्स 0 डिग्री के आसपास होते हैं वो गर्म होते हैं, यानी वो जो जगह जो होते हैं इन अक्षांश के आसपास वो गर्म होते हैं। लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जो पोलर क्षेत्र है, वहां पर जब हम देखते हैं तो सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है और इवन ध्रुवीय क्षेत्र पर तो बहुत ही कम तीव्र पड़ती है। तो उसके कारण यहाँ पर जो एरिया है, वहाँ यहाँ पे जो क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ पर जो स्थल पाए जाते हैं, वो 0 डिग्री के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम तापमान तापमान के पाए जाते हैं। यानी ये जो लैटिट्यूड्स होगी ये हाई लैटिट्यूड्स होगी, यानी उच्च अक्षांश होंगे। लेकिन यहाँ पर अक्षांश के बीच का जो भिन्नता है उसके कारण हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ की जलवायु में भी भिन्नता है। लेकिन सिर्फ अक्षांश की भिन्नता के कारण जलवायु विज्ञान पर असर नहीं पड़ता है, उसके कारण हमें यह पूरा का पूरा वायुमंडलीय परिसंचरण का जो त्रिकोशिकीय देशांतर मॉडल है, जो हमारा ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन ऑफ एयर मास मूवमेंट है, उसको जानना पड़ेगा। तो आइए इसकी शुरुआत हम करते हैं और खासकर इसकी जब हम शुरुआत करेंगे तो हमें सबसे पहले डायग्राम से, फ्लो चार्ट से और इवन मैप के द्वारा मैं आपको बहुत सारे तथ्यों को एक दूसरे से जोड़कर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट तक जब आप देखेंगे तो इसी वीडियो में आप यह देखेंगे कि कैसे आपको पवने के बारे में यानी विंड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और इस वीडियो के तहत ही आपको वायु दाब की पेटियों के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, यानी प्रेशर बेल्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि ये लाइन पर ही मैं अभी सभी कुछ आपको समझा दूंगा। तो उसी कारण इस लाइन को आप गौर से देखिए। यहाँ पर इस लाइन पर मैंने लिखा है 0 डिग्री। अब आप यहाँ पर 0 डिग्री लिखा है, इसका मतलब यहाँ से रिलेट करिए कि ये ग्लोब है और मैं इस ग्लोब के 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ, यानी 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा की बात कर रहा हूँ, विषुवत रेखा की बात कर रहा हूँ।
जब मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो ये इक्वेटर है, इसको आपको इक्वेटर समझना है, यानी इसको आपको भूमध्य रेखा समझना है। इस साइड यहाँ पर मैं 30 डिग्री बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं 60 डिग्री बना रहा हूँ, और यहाँ पर आगे की तरफ मैं 90 डिग्री बना रहा हूँ। अभी मैं आपको सभी चीज़ें तथ्यों में समझाऊंगा, पहले आप बस इसे देखते जाइए। यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, और यहाँ भी मैं 90 डिग्री बना रहा हूँ। आपको जैसा पता है कि 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाते हैं, तो हमें लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यानी 0 डिग्री से हम 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए 90 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं। तो मैं 0 डिग्री 30 डिग्री मैं इसको नॉर्थ मानूंगा, यानी उत्तरी गोलार्ध मान रहा हूँ। और इस साइड को जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तब हम क्या मानते हैं कि हम 90 डिग्री साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जो पोल्स है 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ, ध्रुवीय क्षेत्र है ये, पोल्स जो है इसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री साउथ, फिर 60 डिग्री साउथ, और फिर 90 डिग्री साउथ यानी दक्षिण। ये उत्तर और ये दक्षिण। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ कि कैसे हमारी वायु दाब की पेटियां जो है वो असर डालती हैं किसी भी क्षेत्र की जलवायु पर। तो पहले तो वायु दाब की जो पेटियां हैं उसे आपको समझना होगा। जैसे जनरली होता क्या है कि मान लीजिए, ये समझने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के तौर पे सब कुछ समझाना चाहूँगा, जिससे आपको यह जो ट्राई सेलुलर मॉडल है, जो पूरा का पूरा वायुमंडलीय परिसंचरण है, इसको समझने में काफ़ी आसानी मिले। तो इससे पहले कुछ 2-3 ऐसे तथ्य हैं, 2-3 ऐसे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, वो आपको समझना पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने जो वीडियोस बनाए थे उसमें आपको बताया था कि स्थल और जल के बीच का जो वितरण होता है, जो डिफरेंस होता है, उससे काफ़ी असर पड़ता है किसी भी क्षेत्र के जलवायु पर। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बात करता हूँ कि इंडिया की, मान लीजिए ये इंडिया है और यहाँ पर है जल, ये मैंने आपको बताया था वाटर, यहाँ पे जल है और यहाँ पे लैंड है। अब जनरली होता क्या है कि जल जो होता है वो अधिक समय लेता है स्थल के मुकाबले गर्म होने में या फिर वापस ठंडा होने में। तो जो स्थल है उसका जो तापमान होगा वो ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर जो होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, दाब क्या होगा, निम्न हो जाएगा। तो इस स्थल पर यानी लैंड पर जो तापमान है वो उच्च है, लेकिन जो दाब है वो निम्न है। उसी का ठीक उल्टा हमें वाटर पे देखने को मिलेगा, यानी जल पर जो दाब होगा वो ज़्यादा होगा और जो तापमान होगा वो कम होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर दाब कम होगा अभी के लिए। आगे जब हम चलेंगे इस फिगर में, इस फ्लो चार्ट में, तब चीज़ें और जल्दी से बदलेंगी, क्योंकि भूगोल में होता क्या है कि बहुत सारे तथ्यों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। कोई एक कारक नहीं होता है भूगोल में, बहुत सारे कारक, बहुत सारे घटक होते हैं जो अलग अलग परिणाम और भूगोल को काफ़ी ज़्यादा संजीदा बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो इस चीज़ को हम पहले समझते हैं कि तापमान कम होने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर है यानी उच्च दाब है, और यहाँ पर तापमान ज़्यादा होने के कारण प्रेशर जो है वो कम है यानी दाब जो है वो निम्न है। तो पवनें जो होंगी, हमेशा याद रखिएगा, वो आपकी हाई प्रेशर से यानी उच्च दाब से लो प्रेशर की तरफ बहेंगी, मतलब प्रभावित होंगी। ये जो प्रभावित होती हैं, ये जो पवनें, ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएंगी, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाएंगी। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आइए हम चलते हैं, बीच बीच में जहाँ जहाँ मुझे कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको अवधारणाओं से मतलब एक इंट्रोड्यूस कराता रहूँगा, ताकि मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आइए वापस चलते हैं 0 डिग्री। अब 0 डिग्री पर हमें यह देखने को मिलता है, ये भी चीज़ मैंने आपको पहले बता रखी है कि यहाँ पे सूर्य है, और सूर्य के ही चारों तरफ पृथ्वी जो है वो घूर्णन करती है, परिक्रमा करती है, और अपने अक्ष पे घूर्णन भी करती है। तो मान लीजिए कि ये है सूर्य, और इसके साथ चारों तरफ ये पृथ्वी जो है वो घूम रही है। इसके चारों तरफ पृथ्वी घूमने के कारण होता क्या है कि 0 डिग्री से जनरली मैंने आपको बताया था 23-23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, सूर्य की किरणें जो होती हैं वो लगभग लंबवत पड़ती है।
इसके कारण ये जो क्षेत्र है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, यहाँ पर जो जनरली जो ताप होता है वो ज़्यादा होता है सूर्य का। और यहीं पर मैंने आपको यह भी बताया था कि जो ITCZ है, जो आपका अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, वो उसका भी निर्माण होता है। और जनरली आप देखिएगा कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में ही ITCZ जो है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है, वो लाई करता है। वो इसके अंदर ही कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे जैसे महीने गुजरते हैं वैसे लाई करता है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। अब 0 डिग्री के आसपास सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ेंगी, जब परपेंडिकुलर पड़ेंगी, तो होगा क्या कि यहाँ पर जो हवा होगी, जो स्थल होगा, वो गर्म हो जाएगा। कहीं पर भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं ज़्यादा, सूर्य ताप ज़्यादा हो रहा है, इंसोलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, हवा जो होगी वो गर्म होगी। और गर्म हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है। जो भी गर्म हवा होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि वो हल्की होगी। जैसे जैसे वो गर्म होगी वैसे वैसे हल्की होगी और ऊपर की तरफ वो उठते जाएगी। ऊपर की तरफ जब उठेगी तो आपको भी पता है कि मेघों का निर्माण होगा, क्योंकि कोई भी हवा ऊपर की तरफ जा रही है, हाई एल्टीट्यूड पे जा रही है, तो जनरली वो हल्की होगी और गर्म होगी। गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जा रही है तो वो हल्की है तो ऊपर की तरफ उठ रही है। और ऊपर की तरफ उठ रही है तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी तो वो ठंडी होगी। ठंडी क्यों होगी, क्योंकि जब हम कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है, वो घटता है। तो जनरली हवा जो ठंडी होगी तो जनरली क्या होगा कि मेघों का निर्माण होगा संघनन की प्रक्रिया के द्वारा। संघनन यानी कंडेंसेशन होगा। और जनरली ये जो वेपर है, जो वाष्प है, जो ये आपका वेपर स्टेट में जो हवाएं हैं, वो आपकी लिक्विड ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगी, यानी तरल पदार्थ में चेंज हो जाएंगी। वही संघनन की प्रक्रिया से यहाँ पे वर्षा होगी, यानी यहाँ पे होगा रेनफॉल, यहाँ पे वर्षा होगी। इसी कारण यह वजह है कि 0 डिग्री के आसपास आपको वर्षा ज़्यादा देखने को मिलती है। जो भी इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, या फिर अफ्रीका के जंगल में आप चले जाइए, या फिर साउथ अमेरिका के जंगल में चले जाइए, तो वहाँ पे आपको जनरली रेनफॉल देखने को मिलता है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि कैसे 0 डिग्री के आसपास आपको गर्म हवा देखने को मिलती है। अब 0 डिग्री पे जो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठेगी, वो क्षोभ मंडल जो है हमारा, जनरली ट्रोपोस्फेयर जो है, उस पर जाकर वहां तक जाएगी, 10 से 15 किलोमीटर ऊपर जाएगी। कुछ देर ऊपर उठने के बाद मेघों का निर्माण करेगी और वर्षा करेगी, यानी 0 डिग्री के आसपास यहाँ पर वर्षा करेगी। अब वर्षा कराने के बाद ये जो हवाएं हैं वो क्या होती हैं कि वापस नीचे की तरफ बहेंगी, क्योंकि कुछ देर ऊपर उठी है और वापस इन्होंने तो जो नमी थी इसके पास, वो नमी वर्षा के रूप में नमी को झाड़ दिया। अब नमी को जब सेट कर दिया तो वापस ये सिंक करेंगी, यानी सबसिस्टेंस होगा। सबसिस्टेंस होगा मतलब ये जनरली नीचे की तरफ अवतरण होगा इनका। अब यही हवा नीचे की तरफ, मैं दूसरे पेन से बता रहा हूँ, यही हवा नीचे की तरफ गिरेगी। और यही हवा जो नीचे की तरफ गिरेगी ना, वो आपको देखने को मिलेगा कि 30 डिग्री साउथ, और इधर से 0 डिग्री यही हवा ऊपर उठी है तो इधर भी दाएं तरफ तो बाएं तरफ भी यही हवा नीचे की तरफ गिर रही है। यानी अब आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 0 डिग्री से इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के आसपास जो हवा ऊपर की तरफ उठी थी, वही हवा अब आपका नीचे की तरफ गिर रही है। क्योंकि जो हवा गर्म थी वो ऊपर की तरफ उठी और ठंडी हो गई। ठंडी हो गई क्योंकि तापमान में कमी आई। जब हम ऊपर एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान में कमी होती है, तो जनरली वो हवा क्या हुई कि वापस नीचे गिरने लगी। नीचे जब वो गिरी तो जो हवा नीचे गिरती है वो हमेशा याद रखिएगा भारी होती है, वो डेंसर होगी, वो उसका घनत्व जो होगा वो ज़्यादा होगा। क्योंकि जब हम, आप कभी ऊंचे सरफेस पर गए होंगे, कोई हिल पे गए होंगे, कोई माउंटेन पे गए होंगे, तो आपको देखने को ये ज़रूर मिला होगा कि नीचे की तरफ जब आप उतरते हैं तो तापमान में वापस वृद्धि होती है, तापमान में इंक्रीज होता है। तो जनरली वही हवा जब नीचे की तरफ जाएगी तो उसमें भी वृद्धि होगी। तो जनरली यही हवा जब नीचे की तरफ जा रही है तो ये डेंसर हो रही है, यानी यह कोल्ड हो रही है, सॉरी वार्म हो रही है, क्योंकि यही हवा तो नीचे की तरफ जा रही है ना, अभी तो गर्म हो रही है, वार्म हो रही है।
यहाँ पर हमने क्या देखा था, ये लाल कलर से जो मैंने बनाया है, ये हवा ऊपर की तरफ जा रही थी और ये ठंडी हो रही थी और ऊपर जाकर मेघों का निर्माण हुआ, फिर वर्षा हुआ, वही संवहनीय वर्षा भी कहलाती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल जिसे हम बोलते हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय 0 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्रों में, इंडोनेशिया चले जाइए जहाँ पे घने घने आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो पूरा का पूरा। तो जनरली यही हवा जब नीचे की तरफ गिर रही है तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पर गिर रही है। अब वापस इस मैप पर आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ साथ ही साथ, या फिर इस मैप पर बाद में आएंगे, पहले मैं इसी पर यहीं पर आपको ड्रॉ करके चीज़ों को समझाते जाता हूँ। अब देखिए फिर अब क्या हो रहा है। अब ये जो हवा 30 डिग्री नॉर्थ पर गिर रही थी जनरली, वो यहाँ पर गिरी, तो यहाँ पर जब ये हवा गिरी तो क्या देखने को मिलेगा कि ये गर्म हवा यहाँ पर गिरेगी। गर्म हवा के गिरने से यहाँ पर वर्षा जो होगी वो होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ये गर्म हवा गिरी है यहाँ पर, इसके पास कोई नमी ही नहीं है। और नीचे की तरफ जो हवा ये ऐसे ऊपर उठ रही थी, लाल वाली हवा देखिएगा, ये ऊपर उठी और उसके बाद यही हवा नीचे की तरफ गिरी, तो यहाँ पर जो क्षेत्र है 30 डिग्री नॉर्थ जो हम बात करते हैं अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, और 30 डिग्री साउथ जब हम बात कर रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो हमें यह देखने को मिलेगा कि उसके आसपास मरुस्थल पाए जाते हैं। अभी मैं आपको आगे मैप में सभी चीजें क्लियर करके बताऊंगा, अभी फिलहाल आप इस लाइन पर ही आप पूरा सम्माहित करके चीजों को समझिए। उसके बाद मैं इस ग्लोब पे भी जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको मरुस्थल भी दिखाऊंगा मैप पर। तो अभी आपको चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना। तो यहाँ तक क्लियर है कि आपको 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के आसपास मरुस्थल देखने को मिलेगा। अब आगे हम चलते हैं। ये आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई कोशिका का निर्माण कर रहा है? जनरली तो वैसा ही दिख रहा है कि एक सेल का निर्माण कर रहा है, ये कोशिका का निर्माण कर रहा है। इसे कौन सा सेल बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं, जनरली आप देखिएगा, हैडली सेल बोलते हैं। अब इसे हैडली सेल हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था, तो उन्हीं के नाम पर हम इसे हैडली सेल बोलते हैं। और यहाँ पर जो हवा गिर रही है वो भी दो दिशा में जाएगी। देखिए जब भी कोई हवा जो है ना, जो पवन जो है वो ऊपर की तरफ उठती है तो वो दाएं भी जाएगी बाएं भी जाएगी, हमेशा याद रखिएगा। और वही हवा जहाँ भी गिरेगी तो गिरने से भी वो दाएं और बाएं की तरफ जाएगी। तो ये हवा जो गिरी है तो ये इधर भी जा रही है, यानी 0 डिग्री विषुवत रेखा भूमध्य रेखा की तरफ भी जा रही है, और इधर से भी जो ये हवा गिरी है ये भी विषुवत रेखा की तरफ जा रही है। समझ में आ रहा होगा आपको चीजें। और फिर आप देखिएगा कि यही हवा जो 30 डिग्री पर गिरी है ये वापस इधर भी जाएगी, यानी 60 डिग्री की तरफ भी जा रही है हवा। समझ में आ रहा है आपको? 30 डिग्री नॉर्थ पर जो हवा गिरी वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा की तरफ भी जाएगी, और वही 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की तरफ भी जाएगी। और ठीक उसी तरह उसी का रेप्लिका हम देख रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में भी हो रहा है। अब जनरली उससे क्या होता है ये बताने का मेरा मकसद क्या है, मेरा वजह क्या है, मैं आपको बता दूं कि 0 डिग्री के आसपास ये पवने जब ऊपर उठी हैं उसके कारण क्या हो रहा है। जब भी मैंने आपको उसी कारण पहले क्या बताया था कि जहां पर पवने ऊपर उठती हैं वहां पर लो प्रेशर का निर्माण होता है, यानी वहां पर निम्न दाब का निर्माण होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे, लो प्रेशर यानी निम्न दाब। निम्न दाब का निर्माण हुआ भूमध्य रेखा के आसपास। वैसे ही 30 डिग्री पर यह हवा नीचे की तरफ गिर रही है, इनका अवतलन हो रहा है, सब्सिडेंस हो रही है, यह हवा सिंक कर रही है। तो जनरली हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? हाई प्रेशर। वैसे ही हमें उच्च दाब देखने को मिलेगा, यहाँ भी उच्च दाब देखने को मिलेगा 30 डिग्री। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में मैं बना रहा हूँ वही चीज दक्षिणी गोलार्ध में भी बना रहा हूँ आपके सहूलियत के लिए। अब जब आपको देखने को मिलेगा कि 0 डिग्री के आसपास लो प्रेशर की एक पट्टी बन गई, यानी निम्न दाब की वायु दाब की पट्टी बन गई, उसको हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की पट्टी। इंग्लिश में उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और ये जो हाई प्रेशर की पट्टी बनी है दोनों तरफ उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उच्च दाब की वायु दाब की पट्टी। और यह जनरली 30 डिग्री पर बन रही है, तो यानी सब ट्रॉपिकल पे बन रही है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय इसको बोलेंगे, यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पट्टी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पट्टी इधर भी बनी इधर भी बनी। देखिए नीचे में
यहाँ पर वायु दाब की पट्टी मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये अक्षांश है आपका, ठीक है ना, ये आपका अक्षांश है। और ये क्या है, ये जो 90 डिग्री में बता रहा हूँ ये वायु दाब की पट्टी है, नीचे जो हाई प्रेशर लो प्रेशर लिख रहा हूँ। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 30 डिग्री नॉर्थ से जो ये हवा इधर की ओर बढ़ी, ठीक है। पहले इधर इस सेल की बात करते हैं, इस कोशिका की बात करते हैं। इस कोशिका में हमें क्या देखने को मिला, इस कोशिका में हमें देखने को मिला कि एक सेल का निर्माण किया। जो हवा ऊपर की तरफ जा रही थी, यही हवा ऊपर की तरफ जा रही थी, जो नीचे की तरफ फिर गिरी और फिर इधर भी गई, तो करके एक सेल बनाई जो 0 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ के उत्तर के बीच में है। और इसका नाम क्या है, हैडली सेल। इधर भी हैडली सेल, समझ में आ रहा है आपको? इसे भी हैडली सेल बोलेंगे, इसे भी हैडली कोशिका ही बोलेंगे। अब जनरली 30 डिग्री नॉर्थ से जो 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रही है, उस पर क्या देखने को हमें मिलता है, यहाँ पर आएंगे। पर पहले, उससे पहले हम चलते हैं 90 डिग्री साउथ यानी पोल्स पे, और 90 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे चलते हैं। ये क्यों चलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 वायु दाब की पट्टियों के बारे में आपको बताऊंगा, टोटल 7। क्योंकि ये जो उष्ण कटिबंधीय यानी कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो बनता है वो सिर्फ एक बनता है, लेकिन इस साइड टोटल 3 वायु दाब की पट्टियां बनेगी, यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भी 3 वायु दाब की पट्टियां बनेगी, यानी टोटल 3 3 प्लस 1 कर दूंगा तो 7, यानी टोटल 7 वायु दाब की पट्टियां हैं पूरे पृथ्वी पर। अब इसी चीज को मैं आपको समझा रहा हूं आसान भाषा में आपके लिए, कि जनरली ये जो पोल्स होते हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया कि पोल्स पर जनरली जो सूर्य की किरणें होती हैं, सभी चीज एक दूसरे से ही संबंधित है, रिलेटेड। तो सूर्य की जो किरणें ध्रुव पर उतनी तीव्रता से नहीं जा पाती हैं, और तीव्रता से जब नहीं जा पाती हैं तो होता क्या है कि वहां पर लो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ना, याद करिए, भारत का नक्शा प्रायद्वीपीय वाला, और यहाँ पर क्या बताया था कि स्थल पर लो प्रेशर बन रहा था क्योंकि यह रीजन जो था वो सूर्य के करीब था। अब कभी कभी ये पृथ्वी जो है वो अपना भी तो घूर्णन कर रही है, और साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, गोल गोल घूम भी रही है और सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। तो जनरली कभी तो ये रीजन आएगा ना, जो दिसंबर का टाइम आता है भारत में, दिसंबर जनवरी का, उस समय क्या होता है, यहाँ पर विंटर होता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यानी उच्च दाब होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें, सूर्य का जो ताप है, ताप जनरली सूर्य ताप यहाँ पर पड़ता ही नहीं, इंसोलेशन कम पड़ता है, जिसके कारण हाई प्रेशर होता है। वैसे ही ठीक ध्रुव ध्रुव जो क्षेत्र है, पोल्स जो क्षेत्र है, वहां पर लो टेम्परेचर होता है, यानी निम्न तापमान हमेशा होगा। जहां पे निम्न तापमान होगा वहां पे उच्च दाब होगा। तो जनरली उच्च दाब जब होगा तो किरणें जो होंगी, सॉरी पवनें जो होंगी वो कैसे चलेंगी, वो इस दिशा में चलेंगी, राइट। वो ऊपर नहीं उठेंगी क्योंकि वो भारी है, भारी पवनें हमेशा ऐसे चलेंगी। यह देखने को हमें मिलेगा 90 डिग्री के आसपास, ठीक है। और यही यहाँ पर ही 90 डिग्री के आसपास ये पवनें इस तरफ जाएंगी, 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, और इधर से भी, क्योंकि ये भारी पवनें हैं, क्योंकि यहाँ पे उच्च दाब है, तो ये इस दिशा में जाएगी 60 डिग्री की तरफ। इस पे मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस लाइन पर समझिए। तो यहाँ पर 90 डिग्री पर ये जो इस दिशा में आ रही है, और इधर से भी हमने क्या बताया था कि 30 डिग्री के आसपास जो हवा नीचे की तरफ गिर रही है वो भी इस तरफ आ रही है। तो दोनों यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर, एक जगह पर आकर दोनों मिलेंगी। और याद करिए कि ये जो है ये ठंडी पवनें हैं, ये बहुत ज़्यादा ठंडी पवनें जो ध्रुव की तरफ से आ रही है, और ये जो है ये कहीं ना कहीं 30 डिग्री की तरफ से आ रही है। तो जनरली ये जो पवन है सिंक होकर गिरी है, यानी ये गर्म पवन है। तो गर्म पवनें और जनरली ठंडी पवनें यहाँ पर जहाँ पर टकराएंगी, वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है पृथ्वी पर, वहां पर हमें चक्रवात के जैसी प्रतिकूल अवस्थाएं बनती है, साइक्लोन देखने को मिलता है। इसी कारण ये पूरा अर्थ पे आपको देखने को मिलेगा 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ पर। जनरली यहाँ पर लैंड मास है, यानी स्थल ज़्यादा है, तो यहाँ पर अमेरिका में आपको टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलता है जनरली। और यहाँ पर क्योंकि दो अलग अलग किस्म की
पवनें आपस में टकरा रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, लो प्रेशर नहीं बन रहा है। जनरली यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फ्रंट का निर्माण हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इस पट्टियों में जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपको बताना ये ज़रूरी है। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जनरली होता क्या है कि 60 डिग्री के आसपास ये जो 0 डिग्री मैंने आपको बताया था ना, कि 0 डिग्री पर क्या होता है कि ताप जनित जो होता है, यानी थर्मली इंड्यूस्ड वायु दाब की पेटियां निर्माण होती है, क्योंकि ये गर्म हो रहा है, गर्म से ऊपर उठ रही है। वैसे ही यहाँ पे भी जनरली ताप जनित होने के कारण यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिला कि ताप 90 डिग्री के आसपास ध्रुव पे भी ताप जनित, यानी ताप क्योंकि बहुत कम है तो उसी से जनित, यानी ताप टेम्परेचर से ही जन्म ले रही है वो, जो इधर की तरफ जा रही है। लेकिन 60 डिग्री और 30 डिग्री पर जो वायु दाब की पेटियां बन रही हैं, या फिर 60 डिग्री और 30 डिग्री पर अभी जो मैं बताऊंगा आपको, जो पेटियां बनेंगी वो ताप जनित नहीं होती है, वो क्या होती है, वो दाब जनित होती है, यानी डायनेमिकली इंड्यूस्ड होती है, वो थर्मली इंड्यूस्ड नहीं होती, वो ताप जनित नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर गौर से देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया 0 डिग्री के आसपास ये ताप जनित पट्टियां निर्माण हुआ। फिर मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री के आसपास ताप जनित पट्टियों का निर्माण हुआ। लेकिन 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की बात हम कर रहे हैं, सेम आपका दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, लेकिन 30 डिग्री और 60 डिग्री पर जो पट्टियां बनेंगी, जो वायु दाब की पट्टियां बनेंगी, यहाँ पर ये वाली पट्टी और ये वाली पट्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली पट्टी, सॉरी, ये वाली पट्टी और ये वाली पट्टी की मैं बात कर रहा हूँ। ये दोनों दाब जनित यानी डायनेमिकली इंट्रोड्यूस पट्टियां, वायु दाब की पट्टियां बनेंगी। और ये ऐसा क्यों बनती हैं, क्योंकि जैसे ही 0 डिग्री से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ध्रुव की तरफ, तो आपने पढ़ा होगा कोरलिस बल के बारे में। एक विक्षेपित बल है, वो डिफ्लेक्टिव फोर्स है काइंड ऑफ। उससे होता क्या है कि जब 0 डिग्री से हम इधर की ओर ध्रुव की तरफ जाते हैं, 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, तो अर्थ जो अपने रोटेशन कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, उसके कारण जनरली जो हवा होती है वो आपका 60 डिग्री पे ऊपर की तरफ उठने लगती है, ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ जो घूर्णन कर रही है। तो उसके कारण 60 डिग्री पे हमें देखने को मिलता है कि हवा ऊपर की तरफ उठने लगती है, यही हवा ऊपर की तरफ उठने लगती है। जनरली 60 डिग्री पर कौन सा कटिबंध होगा, 60 डिग्री जब हम बात करेंगे तो ये 0 डिग्री से दूर है, सूर्य से दूर है, यानी 0 डिग्री पर जितना तापमान होगा उतना 60 डिग्री पे कभी नहीं होगा। 60 डिग्री पर जो गर्मी होगी वो कम होगी, तापमान कम होगा, लेकिन तब भी तापमान कम होने के कारण भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जनरली कि यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। और जनरली आपने देखा था कि तापमान जहां पर ज्यादा था 0 डिग्री के आसपास, वहां पर लो प्रेशर बना था, क्योंकि वही होता भी है, तापमान और प्रेशर के बीच का जो रिलेशन है वो उल्टा है, विपरीत है। यानी तापमान जहां पर ज्यादा होगा वहां पर दाब निम्न होगा, तापमान जहां उच्च होगा दाब निम्न होगा। लेकिन इस चीज को यहाँ पर ज्योग्राफी में, भूगोल में, ये चीज यहाँ पर आकर फेल हो जाती है। यहाँ पर तापमान भी निम्न है और दाब भी निम्न है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे लो प्रेशर है, यानी दाब निम्न है, और तापमान जो है वो भी, टेम्परेचर भी निम्न है। वैसे ही यहाँ पर हाई प्रेशर था, दाब ज्यादा था, तापमान भी ज्यादा था। यहाँ पर लो प्रेशर था, तापमान ज्यादा था। तो इस तरह से आप भी अलग अलग तरह से ये सेल कोशिका का निर्माण कर सकते हैं। अब जब ये हवा ऊपर की तरफ उठ रही है तो क्या होगा, जनरली हमें देखने को मिलेगा कि ये हवा ऊपर की तरफ उठ के वापस नीचे की तरफ सिंक करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हवा ऊपर की तरफ उठ रही है वही हवा नीचे की तरफ वापस गिरती है, वही हवा भारी होगी, वही हवा अपना नमी अगर उसके पास है तो नमी को छोड़कर गिरेगी, और नमी नहीं है तब भी गिरेगी। तो जनरली ये हवा जब नीचे की तरफ गिरती है तो वो यहाँ पर गिरेगी वापस 30 डिग्री नॉर्थ पर। तो फिर से कोशिका का निर्माण हुआ, इसको हम बोलते हैं फेरल सेल, फेरल कोशिका। और यहाँ पर ये जो हवा ऊपर उठ रही है, तो मैंने आपको बताया ना, जो भी चीज ऊपर उठेगी वो दाएं बाएं दोनों तरफ गिरेगी, तो इधर का तो मैंने बता दिया।
अब ये वापस जब इधर गिरेगी तो ये 90 डिग्री पर गिरेगी। तो यहाँ पर भी एक सेल बना, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं पोलर सेल यानी ध्रुवीय कोशिका। और ठीक ऐसा ही उत्तरी गोलार्ध, जैसा उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिला है वैसा ही दक्षिणी गोलार्ध में भी देखने को मिलेगा। यानी 30 डिग्री 60 डिग्री पर ऊपर की तरफ हवा उठेगी। क्यों उठेगी? क्योंकि अर्थ अपना रोटेशन कर रहा है, घूर्णन हो रहा है। उसके कारण ये हवा जब ऊपर की तरफ उठेगी तो इधर गिरेगी, और यही हवा इधर भी गिरेगी, यानी इधर भी गिरेगी। तो इधर भी दो सेल का, दो कोशिका का निर्माण होगा, यानी ये फेरल सेल और ये पोलर सेल। अंतर सिर्फ ये है कि ये उत्तरी गोलार्ध में हो रहा है और ये दक्षिणी गोलार्ध में। तो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको सिस्टम पता चल गया। यहाँ पर निम्न दाब, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पे लो टेम्परेचर, यानी तापमान निम्न है, दाब ऊंचा है। यही सेम चीज मैं इधर भी लिख देता हूँ, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे लो टेम्परेचर, यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। अब इस चीज को आप गौर से देखिए एक बार, तब आपको क्लियर वे से ये चीज समझ में आ जाएगा। तब तक मैं ये चीज मिटाता हूँ और आपको एक बार क्लियर वे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये दाब की पट्टियाँ आपको कैसी दिख रही, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वरना वायु दाब की पेटियाँ अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो जलवायु के बारे में आप जल्दी से वो चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे कि जलवायु का निर्माण भारत में कैसा हो रहा है, यूरोप में कैसा हो रहा है, जो पहला प्रश्न मैंने आपके सामने रखा था। पर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हो गई कि अब मैं आपको तुरंत से इसका रिवीजन करा देता हूँ कि 0 डिग्री पर जो हवा ऊपर की तरफ उठ रही थी, वो ऊपर की तरफ उठने के बाद दोनों तरफ गिरेगी, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। वही हवा सिंक कर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, और ये जो नीचे की तरफ गिर रही है तो यहाँ पर क्या होगा, 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ के पास मरुस्थल बनेगा, और ये उष्ण मरुस्थल जनरली हमें देखने को मिलता है। 30 डिग्री नॉर्थ पे भी देखने को मिलेगा और 30 डिग्री साउथ में भी देखने को मिलेगा। फिर वहीं पर हमने देखा कि 60 डिग्री साउथ और 60 डिग्री नॉर्थ, यानी 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिण की तरफ हमें क्या देखने को मिला कि हवाएं उठ रही थी। क्यों उठ रही थी? क्योंकि यहाँ पर हमें अर्थ के रोटेशन, अर्थ के घूर्णन के कारण ऐसा देखने को मिलता है। उसके कारण क्या होता है कि हवाएं ऊपर उठती हैं और फिर 90 डिग्री साउथ यानी ध्रुव जो है, दक्षिणी ध्रुव पे वो गिरती हैं। वैसे ही यहाँ पर 60 डिग्री नॉर्थ पे उठती हैं और 90 डिग्री ध्रुव पर गिरती है। जिसके कारण होता क्या है कि 0 डिग्री पर, अब ध्यान से सुनिएगा, 0 डिग्री पर लो प्रेशर बेल्ट बनता है। ये वायु दाब की पट्टियों पर ध्यान दीजिए, लो प्रेशर आपका बेल्ट बन रहा है। और ये जो लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है ना, ये उसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय निम्न वायु दाब की पेटी। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या बन रहा है, उपोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी। वैसे ही 60 डिग्री पर क्या बन रहा है, ये कौन सा जोन है, जैसे ये उपोष्ण कटिबंधीय है तो ये उप ध्रुवीय जोन है, क्योंकि ध्रुव से नजदीक है, जिसे सब पोलर भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उप ध्रुवीय भी बोलते हैं। तो ये उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की पट्टी, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ध्रुवीय उच्च दाब की पट्टी, वायु दाब की पट्टी, यानी वायु दाब की कटिबंध भी बोलते हैं किसी किसी किताब में। तो जनरली जो इधर बन रहा है, जो इधर भी बन रहा है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि कौन सी कोशिका बन रही है, और ये जो कोशिकाएं बनती हैं उसके कारण ही पूरा का पूरा जो वायु दाब का पट्टियों के कारण हमें जलवायु किसी भी क्षेत्र का देखने को मिलता है। अब आइए मैप पर इसी चीज को, पहले ग्लोब पर और फिर मैप पर इजीली हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये मैंने ग्लोब बनाया। अब ये 0 डिग्री है, यहाँ पर एक पट्टी बनेगी। ये जो पट्टी का निर्माण हुआ, ये है आपकी, अभी जो मैंने आपको बताया था, उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की वायु पट्टी। और यहीं पर इसके ऊपर मैंने 30 डिग्री पर आपको क्या बताया था, और यहाँ भी 30 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है नॉर्थ, ये 30 डिग्री साउथ। यहाँ पर आपको क्या बताया था, उच्च वायु दाब की पट्टी बन रही थी, हाई प्रेशर बेल्ट, नीचे भी हाई प्रेशर बेल्ट। फिर मैंने आपको 60 डिग्री पर एक पट्टी बताया था, याद करिए, 60 डिग्री साउथ और 60 डिग्री नॉर्थ, इस दोनों पे मैंने आपको पट्टी बताया था, जो कि निम्न वायु दाब की पट्टी थी, जो अर्थ के घूर्णन के कारण बन रही थी। और फिर ध्रुवीय क्षेत्र, जो कि हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है,
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जनरली होता है उच्च वायुदाब की पट्टी। वो क्यों बनती है, थर्मली इंड्यूस होने के कारण, यानी ताप जनित होने के कारण। ताप जनित होने के कारण कौन सी दो पट्टी बनती है, ध्रुव वाली और 0 डिग्री वाली, क्योंकि 0 डिग्री पर सूर्य का जो तापमान है वो हमेशा लंबवत पड़ता है यहाँ पर 0 डिग्री के आसपास, और सूर्य का तापमान जो है पोल्स पर एकदम ही कम पड़ता है। इसके कारण भी ये ताप जनित पट्टी दोनों ध्रुव पर बनती है। तो टोटल 3 ऐसी पट्टियां हैं, 1 2 3, जो ताप जनित पट्टियां हैं वायुदाब की, यानी थर्मली इंड्यूस्ड हैं। और बाकी जो भी आपको पट्टियां दिख रही है 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ, ये जनरली 4 पट्टियां आपको दिख रही हैं, 1 2 3 4, ये चारों के चारों दाब जनित पट्टियां हैं। यानी ये जो है इन्हें हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, वायुदाब की पट्टियां बोलते हैं। अब आइए, जो चीज़ मैंने आपको उस लाइन पर बताया था, इसी कारण मैंने आपको बोला था कि वो लाइन समझना जरूरी है, जो 0 डिग्री से मैं बता रहा था, वही अब मैं आपको यहाँ पर उसी का चित्र यहाँ पर करके दिखाऊंगा कैसे इजी है। 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, उससे क्या होगा, हवाएं जो होंगी वो गर्म होंगी, स्थल गर्म होंगी, और स्थल गर्म होंगी तो हवा ऊपर उठेगी, और यही हवा जब ऊपर उठेगी तो वापस नीचे गिरेगी। तो मैंने आपको बताया था 0 डिग्री से हवा ऊपर उठी, ऐसे उठी, कुछ दूर ऊपर जाएगी, वापस मेघों का निर्माण करेगी, वर्षा कराएगी। मेघों का निर्माण और वर्षा कराने के बाद ये 0 डिग्री जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा घने जंगल दिखते हैं, साउथ अमेरिका में अमेजोन, यहाँ पर अफ्रीका में, और फिर इंडोनेशिया, और ये यहाँ पर तो रेन फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं। तो जनरली आपको ये देखने को मिलेगा कि यही हवा गिर कहाँ रही है वापस, तो गिर रही है आपकी 30 डिग्री नॉर्थ पे, जो उस डायग्राम में मैंने आपको बताया था। तो ये इधर भी गिरेगी तो वापस फिर इधर भी गिरेगी 30 डिग्री साउथ पे भी। अब जनरली ये इधर गिरी तो एक ब्रांच इधर, एक शाखा इसकी इधर जाएगी, एक शाखा इसकी इधर जाएगी। ये इधर गिरी तो इसकी एक शाखा फिर से 0 डिग्री की तरफ जाएगी और एक शाखा इधर जाएगी। तो अब आपको चीजें समझ में आ रही है। अब मैं डायरेक्ट इस पिक्चर पे, ग्लोब पे पहले ही बताता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने आपको लाइन पर पहले 0 डिग्री से लेके 30 60 90 सभी चीजें दोनों गोलार्ध में समझा दिया। उसी कारण अब यहाँ पे समझना आसान है। अब यहाँ पर 60 डिग्री पर मैंने आपको क्या बताया था कि 60 डिग्री पर जनरली हवाएं ऊपर उठती हैं, ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। तापमान यहाँ पे कम है लेकिन वायु दाब भी आपको देखने को मिलेगा कम है। ऐसा जनरली होता नहीं है, जहाँ पे तापमान और वायु जो दाब है उसके बीच रिलेशन उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पर समान देखने को मिला। और यहाँ पे ऊपर जो हवा उठी है वो इधर भी गिर रही है, यानी ये पोल्स की तरफ भी गिर रही है और इधर भी गिर रही है, इस तरफ भी गिर रही है। वही यहाँ पर भी आप देखिएगा 60 डिग्री पर ये जो हवा ऊपर उठ रही है ये पोल्स की तरफ भी गिरेंगी और ये इधर भी गिरेंगी। मतलब यहाँ भी जो ये सेल का निर्माण हुआ है उसे हम बोलेंगे हैडली सेल, और यहाँ पे इसको फेरल सेल और इसको पोलर सेल। वैसे ही यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जैसे वो, वैसे दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे इसको हम बोलेंगे हैडली सेल, इसको फेरल सेल और इसको पोलर सेल। यानी हिंदी में इसको हम बोलेंगे ध्रुवीय कोशिका, इसको बोलेंगे फेरल कोशिका, इसको हैडली कोशिका। अब आपको पूरा का पूरा वायुमंडलीय परिसंचन का त्रिकोशिकीय देशांतर मॉडल आपको समझ में आ गया, यानी ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन कैसे होता है, वायु दाब हवाएं किस तरफ से चलती हैं। अब ये तो वायु दाब की पट्टियां हैं, यानी वायु दाब की पट्टियां कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि जो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही थी और फिर वापस नीचे की तरफ गिर रही थी, तो मान लीजिए इस पॉइंट पर जो हवा गिर रही है वहाँ पे भार ज़्यादा होता है, उसका वेट ज़्यादा होगा। ये हवा जो ऐसे उठी और फिर ऐसे गिरी, तो जिस पॉइंट पर गिरेगी उसका हमेशा वेट भार ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे भी भार ज़्यादा होगा उसी को हम जनरली कैटेगराइज करते हैं वायुदाब के भार से। और जो यहाँ पर क्या है, कोल्ड, यानी जो ठंडी हवाएं हैं वो हमेशा वायुदाब का भार ठंडी हवाओं का ज़्यादा होगा। और हल्की हवा क्या होगी, इस क्षेत्र को खाली कर देगी, इस क्षेत्र को जैसे ही खाली कर देगी, यहाँ से ऊपर से उठ के गई है
तो ये क्षेत्र खाली हो गया, तो यहाँ पर क्या भार क्या हुआ, वेट क्या हुआ, कम हो गया। तो वेट जैसे ही कम हो गया तो फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, वायुदाब का भार जो है, वायुमंडल की पेटी यहाँ पे भार के कारण कम हो। तो यही चीज प्रक्रिया पूरे ग्लोब पर, पूरे विश्व पर, पूरे पृथ्वी पर होते रहती है। एक जगह का हवा, एक जगह की पवने, एक जगह से दूसरे जगह, जैसे 0 डिग्री से हमने देखा कि कैसे हवा पोल वर्ड, मतलब ये हवा 0 डिग्री से ऊपर उठ के ध्रुव की तरफ जा रही है, 0 डिग्री से ऊपर उठ के फिर ध्रुव के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही है। लेकिन जनरली ये ध्रुव की तरफ, ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ सकता है कि ये जो 0 डिग्री से ये हवा उठी है, ये डायरेक्ट यहाँ पर क्यों गिरी, 30 डिग्री नॉर्थ पर ही क्यों गिरी। ये तो ऐसे उठकर डायरेक्ट ये पोल पे भी तो गिर सकती थी। लेकिन ऐसा इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि ये हवा गर्म होती है, और गर्म होने के साथ साथ जैसे ऊपर उठती है फिर वापस नीचे गिरने लगती है। लेकिन जनरली इसके पीछे एक वजह और है। वो वजह यह है कि आपको ग्लोब पर 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी भी हुई है और घूर्णन भी कर रही है, रोटेशन कर रही है। तो उसके कारण होता क्या है कि एक बल लगता है, विक्षेपित बल बोलते हैं उसे, डिफ्लेक्टिव फोर्स बोलते हैं, और वो स्यूडो फोर्स बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कोर्डलिस का बल। कोर्डलिस फोर्स के कारण जनरली होता क्या है कि हमें देखने को मिलता है कि यही हवा 30 डिग्री पर दोनों तरफ, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में गिर जाती है। और जनरली ये कोर्डलिस फोर्स के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि ये कोर्डलिस बल के कारण ही, अगर कोई चीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई पवन जा रही है तो जनरली उसका जो डिफ्लेक्शन होगा, विक्षेपण होगा, वो जनरली दाएं तरफ होगा। यानी मान लीजिए कोई हवा नीचे से इधर की तरफ आ रही है तो ये राइट हैंड से दाहिने तरफ मुड़ जाएगी। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में वही चीज बाईं तरफ मुड़ जाती है। ये होता है कोर्डलिस बल के कारण, ये चीज याद रखिएगा। जनरली अभी नेक्स्ट चीज जो मैं बताने वाला हूँ उसमें ये काम होगा। अभी इतना चीज मैंने आपको बता दिया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पवने, जो विंड्स है, अब कुछ स्थायी पवने होती हैं, परमानेंट विंड्स हम उसे बोलते हैं, जो हमेशा साल भर एक जैसी ही चलती हैं, प्रवाहित होती है। तो जनरली अब इसी फिगर पर मैं आपको पवनों के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे पवनें चलती हैं। क्योंकि वायुदाब की पट्टियाँ तो आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब की पट्टी है, यहाँ पर उच्च वायुदाब की पट्टी है, यहाँ पे फिर निम्न दाब की पट्टी है, और यहाँ पे फिर उच्च वायुदाब की पट्टी है, और नीचे भी ठीक वही होगा। यहाँ पर आपका उच्च वायुदाब की पट्टी, यहाँ पर निम्न वायुदाब की पट्टी, और यहाँ पर फिर से आपके उच्च वायुदाब की पट्टी होगी। क्षेत्र से बदल रहे हैं, वायुदाब की पेटियां भी उसके जैसे ही बदल रही है। तो जनरली होता क्या है कि 0 डिग्री से जो हवा ऊपर उठी है वो नीचे गिरी, और यहाँ पर ये जो हवा नीचे गिर रही है ना, जो पवनें नीचे गिर रही हैं, तो जनरली यहाँ पर इस पॉइंट पर 30 डिग्री नॉर्थ पर और 30 डिग्री साउथ पर ये सिंक करती है, यानी नीचे की तरफ गिरती है। और ये जब नीचे की तरफ गिरती है तो यही पॉइंट से दो पवने का निर्माण होता है, आप कह सकते हैं। यानी दो पवने यहीं से निकलती हैं, यानी 30 डिग्री नॉर्थ पर ही यहाँ से जो ऐसे गिर रही हैं पवने, इस यहाँ पर इसी पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर से दो पवने निकलेंगी। एक जो पवने निकलेंगी वो आपको इस डायरेक्शन में ऊपर से ऐसे बहेंगी। ये ध्यान से आप देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। पहले मैं इसको बना लूँ, इस पॉइंट ऐसे की तरफ आएंगे, ये आपको दिख रहा होगा। मार्कर थोड़ा सा स्लो चल रहा, पर ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ कि इसी दिशा में ये पवने मैंने बनाया, क्योंकि इस दिशा में मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताया था, याद करिए, भारत के नक्शे पे, कि हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ पवनों का प्रवाह होता है। इसी कारण भारत में जो मानसून आती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा हाई प्रेशर से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ होती है। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, उच्च वायु दाब है, और यहाँ पर क्या है, निम्न वायु दाब है। तो ये उच्च वायु दाब से 30 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री की तरफ जा रही है, यानी हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ जा रही है। यहाँ भी हाई प्रेशर है तो ये लो प्रेशर की तरफ जा रही है, यानी इक्वेटर की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे एक पवने तो मैंने आपको बताया स्थायी पवने, अब इसको हम बोलते हैं व्यापारिक पवने।
यानी ट्रेड विंड्स, क्योंकि ये जनरली सतह पर, सरफेस पर बहती हैं सालों। अब इसी पॉइंट से ये हाई प्रेशर है तो इधर भी हवा चलेगी, और दाईं तरफ भी चल रही है तो बाईं तरफ भी चलेगी। तो इधर जो हवा चलती है इसको हम बोलते हैं पछुआ पवने, यानी वेस्टर्लीज। आपने नाम सुना होगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, डायरेक्शन सिर्फ दोनों गोलार्ध में चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये जो ब्लू से मैंने बनाया है वो है वेस्टर्लीज, यानी पछुआ पवने, और ये 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में। वैसे ही 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ की तरफ चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। और जनरली मैंने आपको पोल्स पे यानी ध्रुव पे बताया था कि हाई प्रेशर होता है, उच्च वायु दाब होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर 60 डिग्री पे होता है। तो इधर भी एक पवनें चलेंगी जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी। समझ में आ रहा है आपको? इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय पूर्वी पवने, या फिर ध्रुवीय पवने भी बोलते हैं, पोलर विंड्स। तो ये हो गई हमारी सबसे ऊपर पोलर विंड्स उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद ये वेस्टर्लीज, और फिर ये हो गई हमारी व्यापारिक पवने यानी ट्रेड विंड्स। अब ध्यान से देखिए, दोनों तरफ बराबर है। अब एक और मैप मैं बना रहा हूँ, ग्लोब बना रहा हूँ, वहां पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। ये जो 0 डिग्री है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। ये है आपकी 0 डिग्री। ये पूरे के पूरे टॉपिक में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ इंटरलिंक करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपकी ज्योग्राफी की, भूगोल की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, वो आपके लिए बेहतर हो जाए, आसान हो जाए। ये 0 डिग्री पर ऊपर से एक व्यापारिक पवनें आ रही हैं और नीचे से भी एक व्यापारिक पवनें आ रही हैं, ये वाली और ये वाली। अब जनरली 0 डिग्री पर ऊपर से जो पवनें आ रही हैं और नीचे से जो पवनें आ रही हैं वो एक जगह पर आकर मिलती हैं, और एक जगह पर आकर जब वो मिलती हैं तो वो कौन सा क्षेत्र होता है? वो ये क्षेत्र होता है 0 डिग्री के आसपास, यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण यानी साउथ। और यहीं पर बनता है ITCZ, जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक पे जाकर आप देख सकते हो। ITCZ यानी अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है कि 0 डिग्री से नीचे की तरफ से जो पवनें आ रही हैं, ये कौन सी दिशा से आ रही है? ये आ रही है आपकी साउथ वेस्ट से, और जनरली ऊपर से ये कौन सी आ रही है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से। ये साउथ वेस्ट से आ रही है और ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। तो जनरली ये जो एक जगह पे आके मिलेंगी तो उससे होता क्या है कि ये जो नीचे से 0 डिग्री की तरफ जाएगी तो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी, ये वाली जो पवन। और उत्तरी गोलार्ध में मैंने आपको क्या बताया था, कोर्डलिस बल के कारण ये हवाएं जो पवनें होंगी वो इस तरफ फेंका जाएंगी, दाईं तरफ, और ये जो पवनें हैं वो इस तरफ फेंका जाएंगी, ऊपर से जो आ रही है कोर्डलिस बल के कारण। तो जनरली ये मिलेंगी आपके इस जगह पे फेंकाने के बाद, मतलब आपस में जब ये फेंकाएंगी, ये नीचे वाली है और ये ऊपर वाली, तो फेंकाने पे एक पॉइंट पे आपस में मिलेंगी, उसी को हम बोलते हैं ITCZ। और यही वो क्षेत्र है जो सूर्य की गर्मी के कारण, सूर्य के ताप के कारण 0 डिग्री से 23 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और 23 डिग्री साउथ में मूव करते रहता है। इसका एक जगह स्थान नहीं होता है, हमेशा परिवर्तित होते रहता है। जनरली यहाँ पर जब आप देखिएगा तो 0 डिग्री के आसपास, क्योंकि हवाएं ऊपर उठ रही हैं और ज़्यादातर यहाँ पर हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो क्या बनता है? निम्न वायुदाब की पेटी बनती है, और निम्न वायुदाब की पेटी के कारण यहाँ पर आपको चक्रवात देखने को मिलेगा, यानी साइक्लोन्स देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो व्यापारिक पवनें हैं वो जनरली यहाँ पे एक जगह आके मिलती हैं, और उसके कारण यहाँ पर शांत काम कंडीशंस ही देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं डोल्ट्रंस। और जनरली ये होता है इसी क्षेत्र में, ITCZ में। अब इसके ऊपर जब हम जाएंगे 30 डिग्री नॉर्थ पे, जो सब ट्रॉपिक पे हम जिसको बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। यहाँ पर आपने एक टर्म सुना होगा हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में, यानी अश्व अक्षांश के बारे में। वो क्या है कि जनरली होता क्या है कि 30 डिग्री नॉर्थ पे आप गौर से देखिए कि ये पवनें जो उठ रही हैं 0 डिग्री से, ये पवनें यहाँ पे गिर रही हैं। इधर भी ये पवनें 0 डिग्री से उठ के यहाँ पे गिर रही हैं, यानी यहाँ पे
इस पॉइंट पर 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास और 30 डिग्री साउथ के आसपास का जो क्षेत्र है पृथ्वी का, वो वहां पर ये देखने को मिलता है कि हाई प्रेशर बनता है, यानी उच्च वायुदाब बनता है। जहां भी उच्च वायुदाब बनेगा वहां पे हवा क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ आई यानी भारी होगी। भारी होगी तो क्या होगा, भार बढ़ेगा हवा का, जिसके कारण क्या होगा, चक्रवात जैसा कंडीशन नहीं बनेगा, साइक्लोन चक्रवात नहीं बनेगा, और वो बनेगा प्रति चक्रवात, यानी एंटी साइक्लोन कंडीशन वो बनेगा। और इसी कारण ये वजह है कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के आसपास हॉर्स लैटिट्यूड्स पाए जाते थे, यानी ऐसे कंडीशंस जहाँ पे अक्षो अक्षांश, यानी वहाँ पर हवाओं पवनों में ऐसा कुछ, मतलब पवन वैसी चल ही नहीं रही है, एकदम स्थिर चल रही है, काम चल रही है। तो जनरली होता क्या था कि पुराने एंशियंट टाइम में, प्राचीन टाइम वक्त में ये देखने को यह मिलता था कि जो सेलर्स होते थे, जो अपने नाव के साथ घूमते थे, तो वो व्यापारी थे, और वो व्यापारी थे तो अपने साथ हॉर्स लेकर चलते थे बड़े बड़े जहाज़ों में। तो जनरली हवाएं जब चलती हैं, पवनें जब चलती हैं, तो हमें यह देखने को मिलता है कि जो जहाज होती थी वो पवनों के सहारे, अब ये जो व्यापारिक पवने हैं, इसका इसका सहारा लेकर ही तो यूरोपियंस ने भारत का खोज किया, वास्को ड गामा भारत आया। और जनरली यही व्यापारिक पवने, जो ट्रेड विंड्स हैं, इनका सहारा लेकर कोलंबस ने अमेरिका का भी खोज किया। तो पवनों का, क्लाइमेटोलॉजी का, जलवायु विज्ञान का भी अपना एक योगदान रहा है इतिहास में। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि व्यापारी जो होते थे, वो व्यापारी करते क्या था, अपने साथ अश्व लेकर, घोड़े लेकर जहाज़ों पर चलते थे, और वो जहाज़ों पे चलते थे, और जो ये कंडीशन है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, जहाँ पे पवनें स्थिर है, वहां पर जहाज अब मूव नहीं कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो जनरली एक जगह आके अटक जाता था। तो जिसके कारण वो क्या करते थे, अपने घोड़े उठा उठा कर जहाज को समुद्र में फेंक देते थे, क्योंकि खाने का सामान कम बचता था, तो खुद बचना ज़्यादा जरूरी है। और फिर धीरे धीरे वो फिर आगे बढ़ता था, तो इसी कारण इसका नाम ही पड़ गया अक्षो अक्षांश, अशुभ अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड्स। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी, जैसे हॉर्स लैटिट्यूड्स, जैसे डोल्ड्रम्स मैंने आपको बताया, जैसे जनरली 0 डिग्री के आसपास क्या देखने को मिलता है कि आप जाइएगा 0 डिग्री के आसपास जो भी जगहें हैं पृथ्वी में, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया चले जाइए, आपको 2 से 4 के बीच में दोपहर में वर्षा देखने को मिलेगी। और वो जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। इतना ज़्यादा स्थल गर्म हो जाता है, लैंड गर्म हो जाता है कि हवा ऊपर उठने लगती है, और ऊपर जब उठने लगती है हवा, तो मेघों का निर्माण होता है, और फिर वर्षा होती है संघनन की प्रक्रिया के दौरान। तो 0 डिग्री पर वह देखने को मिलता है। 30 डिग्री पर हमने आपको बता दिया कि प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगा, बादल एकदम साफ रहेगा, कोई भी बादल नहीं बनेगा, कोई भी वर्षा नहीं होगी। फिर 60 डिग्री पे मैंने आपको क्या बताया था कि ध्रुव की तरफ से और इधर की तरफ से गर्म हवा 30 डिग्री की तरफ से, और 60 डिग्री की तरफ से ठंडी हवा आकर यहाँ पर मिल रही थी 60 डिग्री। तो जनरली 60 डिग्री नॉर्थ पर जनरली क्या देखने को मिलता है कि चक्रवात जैसा कंडीशंस बनते हैं। इसलिए अमेरिका और कनाडा वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको चक्रवात देखने को मिलेगा। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे जोड़ना जरूरी था। ये पछुआ पवने जो मैंने आपको बताया, वेस्टर्लीज, अब यही वेस्टर्लीज है जो इसी चीज़ को मैं एक और वीडियो को ख़त्म करता हूँ बस वहाँ पर, जहाँ पर इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। तो इस वीडियो का अंत कर रहा हूँ आप को मरुस्थल बताकर कि कैसे मरुस्थल का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। तो अब इस मैप पर ही आप जब देखेंगे तो जनरली आपका ये मैप, मैं एक रफ मैप बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये नॉर्थ अमेरिका है आपका, ये आपका यहाँ पे साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे आपको भी पता है कि जनरली आपका ये अफ्रीका है, और ये जो अफ्रीका है ऐसा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ये मान लीजिए ये यूरोप का पार्ट है जो ऐसे। तो अभी और इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे है, ठीक है, इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया आपका 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, ठीक है। ये हो गया आपका, आपको ये पता है भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे इसको मैं मान लूँ 23.5 डिग्री, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इसके बीचों बीच से ये जाती है 23.5 डिग्री, तो ये 23.5 डिग्री साउथ। तो जनरली होता क्या है, अब गौर से देखिएगा कि ये जो 0 डिग्री से हवा उठी है, ये 25 से 30 डिग्री के आसपास, ये बताया था ना आपको, 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास और 30 डिग्री साउथ के आसपास ये गिरती है, और
और जो गिरती है उससे उच्च वायु दाब की यानी हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। तो ये हवा जो यहाँ से गिर रही है, तो यहाँ से ऐसे करके जहाँ जहाँ गिरेगी, जहाँ जहाँ ये हवाएं गिरेंगी, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मरुस्थल है। यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, कौन सा डेजर्ट है? कैलिफोर्निया के पास मोहावे डेजर्ट है। यहाँ पर आप आ जाइएगा तो एटेकामा डेजर्ट है आपका, है ना, साउथ अमेरिका में, चिली, चिली जो देश है, पेरू, उसके पास। और यहाँ पर आपका सहारा डेजर्ट जो विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, मरुस्थल है, क्योंकि हवा जो है वो गर्म हवा गिर रही है, यानी एंटी साइक्लोन का कंडीशन बन रहा है, प्रति चक्रवात का कंडीशन बन रहा है, हॉर्स लैटिट्यूड अश्व अक्षांश बन रहा है। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर भी आपका नामीब डेजर्ट है, नामीबिया के पास, और साथ ही साथ कालाहारी डेजर्ट भी लगा हुआ है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत सारा मध्य क्षेत्र में डेजर्ट है। या फिर इंडिया में भी आप बात करेंगे तो यहीं पर आपका थार डेजर्ट बनता है। आप यहाँ पे सऊदी में बात करेंगे तो सऊदी में आपका यहाँ पर सैंडी डेजर्ट, जो रेगिस्तान वाला डेजर्ट है, वो सबसे बड़ा डेजर्ट यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो पछुआ पवने मैंने आपको बताई थी वेस्टर्ली, जो कि 60 डिग्री, मतलब जनरली 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री की तरफ बहती थी, तो वो जो बहती हैं तो वो मेडिटेरियन, ये जो आपकी भूमध्य सागर है, वहाँ से और इधर से जो भी जल का स्रोत मिलता है वो लेते हुए भारत की तरफ ये बहती चली आती हैं, ये पछुआ पवने। और यह विंटर के टाइम पर जनरली क्या कराती हैं, भारत में वर्षा कराती हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो, ये सब जलवायु ही है ना, कि भारत में आपको दूसरे तरह का जलवायु देखने को मिल रहा है। अगर सिर्फ अक्षांश से होता तो भारत की जो जलवायु है वो अलग, सिर्फ अक्षांश पे ही केंद्रित होती पूरी की पूरी ज्योग्राफी, भूगोल। तो जैसा भारत का भूगोल होता वैसा ही अमेरिका का होता, वैसा ही पश्चिमी देशों का भी होता। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि भारत में जो ग्रीष्म ऋतु है वो अलग होती है यूरोप के देशों से, और भारत में जो शरद ऋतु है वो ड्राई होती है, शुष्क होती है। लेकिन जो यूरोप की जो शरद ऋतु है, ये पछुआ पवने, ये जो बीच में ये नॉर्थ अटलांटिक है, उत्तरी आपका अटलांटिक सागर है, इससे जो नमी उठाकर बारिश कराती है तो वो विंटर के टाइम पे कराती है। लेकिन भारत में वो जो बारिश होती है वो कहीं कहीं पर, भारत में जनरली जो विंटर के टाइम बारिश होती है ना, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न यूपी के आसपास होती है। बल्कि भारत में जो मेन बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी पवने से होती है। तो होपफुली आपको ये पूरा वायुमंडलीय परिसंचरण समझ में आया होगा, ट्राइसल, और चीज़ें आप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे। तो थैंक यू।